हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 32 और क्लास 10। सबसे पहले आप अपना नेम, टीचर नेम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज का आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होते हैं हम उसी पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बार फिर से जो है इसके रिलेशनशिप, इसके जो रेशोज़ हैं वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स रिकॉल में आप देख सकते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ जो हैं आपके वो यहाँ पे एक बार दोबारा से दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं आपके यहाँ पे 6 के 6 और उनकी एब्रीवेशन भी लिखी है। एब्रीवेशन का मतलब होता है कि हम उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी लंबे से नाम को या बड़े से नाम को हाफ कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइन है तो इसे हम SIN ई जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे टेंजेंट है इसे हम टैन ही बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसे हम एब्रीवेशन कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा और आगे चल के आप इसे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको बोला गया है कि रिलेशनशिप विद साइड्स ऑफ आ राइट ट्राइंगल। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो रिलेशनशिप हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ बताई गई हैं। इससे पहले जो है आपको रिलेशनशिप बताई गई थी, पढ़ाई गई थी, बट वो कैसे थी कि P/H, B/H, P/B, ठीक है। और ये भी आपको खैर बताया गया था कि अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन आपको अब इन्हें यूज़ भी करना है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपरली जो है ये दोबारा लिख के दिया गया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी जो है वो एक बॉक्स में फिर से जो है आपको बता रखा है कि इनका रिलेशन क्या है। कि अपोजिट साइड जो है वो लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड अपोजिट टू द मेंशनड एंगल। जो भी एंगल जो है वो आपको अगर मेंशन किया, ये वाला एंगल मेंशन किया मान लीजिए, ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अपोजिट मतलब ये, ठीक है। तो ये जो अपोजिट साइड है, ठीक है, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड अपोजिट टू द मेंशन एंगल। जो भी एंगल दिया है उसकी अपोजिट साइड लेनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन सा एंगल दिया है, क्योंकि कभी कभी ये एंगल दिया होता है तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाती है, इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी। लेकिन अगर ये एंगल दिया तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपको एंगल को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि अगर आपका ये एंगल है, ठीक है, तो इसके साथ वाली साइड, ये वाली। अब आपको हाइपोटेनस कभी नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड का मतलब होता है वो जो स्ट्रेट साइड होती है, ठीक है। हाइपोटेनस नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, और अगर आपका ये एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो ये होगी, ठीक है। हाइपोटेनस को आपको नहीं लेना है, याद रखना है आपको। आपका यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना है कि हाइपोटेनस जो होता है वो अपोजिट और एडजेसेंट साइड नहीं होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो आपने लास्ट वर्कशीट में भी फॉर्मूले पढ़े थे, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कि इनको अगर हमें निकालना है तो हम कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा के लिए 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के लिए 1/साइन थीटा, कॉस थीटा के लिए 1/सेक थीटा, सेक थीटा के लिए 1/कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए 1/कॉट थीटा, एंड ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी हम ले सकते हैं। उसके बाद कॉट थीटा के लिए 1 अपॉन में टेन थीटा, और एक और फार्मूला है वो है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपको एक तरीके से यहाँ पे रिवीजन करवाई गई है कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ पता होने चाहिए, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप, और उन्हें दूसरे तरीके से भी हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि इफ़ 7 tan theta equal 4, then find the value of 7 sin theta minus 3 cos theta अपॉन में 7 sin theta plus 3 cos theta। तो अगर आप लोग 11th-12th में मैथ्स लेंगे, ठीक है, चूज़ करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर 11th-12th में है और उसमें इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया तो आप वहाँ पे जो है वो बहुत आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से अभी समझना है, क्योंकि ये सब बेसिक है। 11th में ये सभी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपने ये अभी स्किप किया तो आगे चल के आपको बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट ही नहीं करना है, उसे समझना भी ज़रूरी है,
ठीक है, आगे चल के आपको कोई नहीं बताएगा और ना इतना टाइम मिलेगा कि आप फिर से पीछे जाएं और 10th क्लास की जो मैथ्स है उसे करें या 9th क्लास की मैथ है उसे उठा के फिर से समझें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कम होता है और आपको समझना बहुत होता है। उसके बाद जो है आपका इसका सॉल्यूशन क्या है, वो है 7। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू दी है 7 tan थीटा इक्वल 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे और फिर आप देखेंगे जो 7 है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, वो अपॉन 4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है नाउ कंसिडर। अब आपको क्या कंसिडर करना है कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं मतलब आपका जो क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ये, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि अब हमने 7 साइन थीटा को यहाँ पे कॉस थीटा आप देखेंगे किससे डिवाइड कर दिया, फिर 3 कॉस थीटा को भी यहाँ पे 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो सबको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नीचे भी आप देख सकते हैं कि 7 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर टर्म के साथ जो है कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट जो है लिख दिया गया है, यहाँ पे वो स्टेप नहीं दिया गया है पर मैं समझा देती हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि आप देखेंगे कि जो आपका कॉस थीटा है और ये देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो क्या है कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और आपका यहाँ साथ में 3 और 3 है, तो आप देख सकते हैं कि आपका आप ये देखिए 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, तो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास tan थीटा आ गया। tan थीटा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा जो है इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, होता है ना कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 7 और 7 को एज इट इज़ वैसे ही लिखा है और जो हमारा tan थीटा है, ठीक है, वो यहाँ पे साइन अपॉन में कॉस थीटा जो है उसकी वजह से है। ठीक है, ये वाला जो साइन थीटा कॉस थीटा इससे आपका ये tan थीटा आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि अपॉन में जो साइन थीटा और कॉस थीटा उससे नीचे वाला tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो गए ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 और 3 बचा, तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 और सिर्फ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो tan थीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 4/7। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा की जो वैल्यू है 4/7 वो लिख लेंगे। और एक और बात, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि स्टार जैसा बना हुआ है, ये स्टार का साइन मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 × 4/7 -3। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 7 से 7 कैंसिल होने पे 4 - 3 बचा। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि नीचे आपकी वैल्यू 7 × 4/7 + 3। ठीक है, तो यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा, 4 + 3, ये आपके पास बचा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर की जो वैल्यू है उससे आ गया 4 - 3 और जो नीचे वैल्यू है उससे आ गया 4 + 3। ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 और 4 + 3 से आपका क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पे आपकी अगर आप 4 - 3 करते हैं तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर 4 + 3 करते हैं आप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये गिवन जो आपको क्वेश्चन था वो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 7 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन में 7 साइन थीटा + 3 कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/7। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपका ये जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो गया। तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। ठीक है, आपको यहाँ पे tan p और cot r जो है वो पता लगाना है कि वैल्यू क्या है। आपको फिगर है और क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे कि इन द गिवन फिगर p
क्यू आर, ये जो आपका ट्राइंगल है इसको आपको देखना है। द गिवन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, राइट एंगल है किस पे, क्यू पे, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है एंड पी आर इज़ 13 सेंटीमीटर, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू क्या है आपका, वो है 12 सेंटीमीटर, वो भी आप देख सकते हैं कि फिगर में दिया है। सिंस द गिवन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपको पता चल गया कि क्यू पे जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। टू फाइंड द साइड क्यू आर, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्यू आर साइड जो है ये पता लगानी है कि क्या है। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप बहुत फैमिलियर हो गए होंगे क्योंकि अभी तक आपने 2 वर्कशीट जो सॉल्व किया उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज़ किया है। ओके, सो यहाँ पे आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं थर्ड साइड निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपने पी आर स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, आपने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू किसकी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी आर एंड पी क्यू, पी आर और पी क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी और क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं पता है। अब आप देखेंगे कि जो 13 है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। क्यू आर जो है इसको आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ ले आएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 144 इस साइड चला जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 169 जो है वो माइनस हो जाएगा 144 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर जो है आपका, ठीक है, वो आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर आपका 25 आ गया, ठीक है। अब क्यू आर 25 आपका आ गया, आप यहाँ से देखेंगे कि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है इस पर रूट बन जाएगा, ठीक है, 25 का रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 × 5, ठीक है, इसका रूट अगर ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, रूट से अगर बाहर आएगा 25 तो यहाँ पे आपकी क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। सो 10, सो फाइन 10p एंड कॉट आर। अब आपको यहाँ पे 10p और कॉट आर पता लगाना है, तो आप देखेंगे कि 10p की जो आपकी वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे आप। 10p जो है यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, वो ये कि 10p और कॉट आर, ठीक है, 10p मतलब ये और कॉट आर मतलब ये, ठीक है। तो अगर आपके एंगल बदल गए तो आपकी साइड्स भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदल जाएंगी, ठीक है। तो अगर 10p का फॉर्मूला हम देखें तो क्या हो जाएगा, 10p का फॉर्मूला होगा अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो 10p तो आपका ये है, ठीक है, 10p के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड, इस एंगल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ठीक है, जिसे आप क्या बोलेंगे क्यू आर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे क्यू आर बोलेंगे। और उसके बाद आपको बोला गया है कि एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, एडजेसेंट साइड 10p की, तो आपने 10p ये वाला एंगल लिया, इसके अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, आपकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी pq, क्या हो जाएगी pq, pq जो है आपकी साइड, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, q मतलब आप रेशो देखेंगे कि क्यू आर का पी क्यू अपॉन में देखेंगे कि इन दोनों का रेशो बन जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का रेशो बन गया तो आप ये देखेंगे कि इनकी आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद कॉट आर, अब आपको कॉट आर देखना है, मतलब आपको ये वाला एंगल लेना है, ठीक है, कॉट आर के लिए ये वाला एंगल लेना है। इसके अकॉर्डिंग आप एडजेसेंट साइड देखेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या है। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा और फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड जो है कॉट आर की, इस वाले एंगल की, वो है क्यू आर, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला गया है कि अपोजिट साइड जो है वो अपॉन में आ जाएगी, तो अपॉन में अपोजिट साइड क्या है इसकी, ये वाली है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, जिसको आप बोलेंगे पी क्यू, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो आप पुट कर देंगे, देखेंगे कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ पुट किया आपने। देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर, 10p को कॉट आर से माइनस करना है तो आपने दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट की और इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया। तो 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 10p और कॉट आर की 0, ठीक है। अब एक और चीज़ आप बोलेंगे कि यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है, हमने ये जो ये सेम साइड है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपने 10p लिया है
तो अगर आपने 10P तो आपको P वाला एंगल लेना है, ठीक है। और P एंगल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप सेम ही लिखेंगे जो आपने अभी यहाँ पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले आपके ऐसे ही होंगे कि अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, ठीक है। पर अगर एंगल चेंज होगा तो आपकी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपने ये एंगल चूज़ किया है तो आपकी साइड चेंज हो जाएगी, और अगर आपने ये एंगल चूज़ किया है तो आपकी साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला सही पुट किया है, लेकिन साइड चेंज होने की वजह से, क्योंकि 10P में आपने ये वाली साइड ली है और कॉट R में आपने ये साइड ली है, तो क्या हो गया कि इसके फॉर्मूले को जब आपने पुट किया और इसमें वैल्यूज़ पुट की तो ये वैल्यू जो है वो सेम आ गई, ठीक है। ये आप अगर ध्यान से एक बार देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। एक बार फिगर को देखिए और इसको रीड करिए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, देन शो डैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर एंगल ए और जो एंगल बी है वो एक्यूट एंगल्स हैं, सच डैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए और कॉस बी जो हैं, ठीक है, कॉस ए और कॉस बी आपको दिया है कि इक्वल है, देन शो डैट, तो आपको बताना है कि एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ओके। और ये आपको गिवन है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है लेट अस अज्यूम द ट्राइंगल ए बी सी इन विच सी डी परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सी डी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। गिव डैट द एंगल्स ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, सच डैट। तो कॉस ए और कॉस बी आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये स्टार में दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। क्यों स्टार में दी है, क्योंकि यहाँ भी कुछ इक्वेशंस बन रही हैं जिसकी वजह से ये स्टार में इक्वेशन दी है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं करना है उस इक्वेशन को। उसके बाद बोला है कॉस ए जो है आपका, कॉस ए के अकॉर्डिंग, अगर इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो आपका ए डी है, ठीक है, बेस, और फिर क्या है ए सी, ठीक है, ये हाइपोटेनस। कॉस ए का जो फॉर्मूला है आपका, कॉस ए का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब रेशो का जो भी है आपका, तो उसमें आप वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ए डी अपॉन में ए सी जो है वो कॉस ए है। कॉस बी क्या है, कॉस बी अगर आप देखें ये वाला एंगल, अब आप पहले आप इस एंगल से देख रहे थे, अब आप इस एंगल से देखेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या है, इस एंगल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो आपका बी डी है, ठीक है, ये बेस, और बी सी जो है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आपके कॉस बी की जो है रेशोज़ हैं ये आप लिखेंगे। उसके बाद बोला है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको बोला है कि ए डी जो है वो ए सी, ठीक है, ए डी अपॉन में ए सी इक्वल बी डी अपॉन में बी सी। अब आप इस इक्वेशन को देखें, कॉस ए कॉस बी के बराबर था, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या समझेंगे कि आप कॉस ए और कॉस बी की जो अभी आपने रेशोज़ लिखे हैं ये भी क्या है, ये आप एक साथ लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से। उसके बाद है नाउ इंटरचेंजिंग द टर्म्स वी गेट, अगर हम अब इनकी जो टर्म्स है वो चेंज कर दें, मतलब आप देखेंगे कि जो बी डी है, ठीक है, वो इधर आ जाएगा और जो आपका ए सी है वो इधर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ये आ जाएगी कि ए डी अपॉन में बी डी इक्वल ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। अब इसके बाद बोला है लेट टेक अ कांस्टेंट वैल्यू, अब आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, ठीक है, मान लेना है कि ए डी अपॉन में बी डी इक्वल ए सी अपॉन में बी सी इक्वल के। तो आप यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि के है, ठीक है, ए डी अपॉन में बी डी और ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ कंसिडर द इक्वेशन एज ए डी इक्वल, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप ए डी अपॉन में बी डी लेंगे, ठीक है, और इसको आपने इक्वल की, ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको और इसको साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी आ जाएगी कि ए डी जो है वो
KBD, ठीक है। इसे आप चाहे ब्रैकेट में लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो BD है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यहाँ पे फिर से जो है बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी AD और AC की वैल्यू आ गई। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CAD इस वाले ट्राइंगल में और CBD इस वाले ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो CD है, ठीक है, वो इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी है, दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो CD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। और CD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AD, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो आपको इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपकी जो है वो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है CD स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू कुछ ये आ रही है और जो CD स्क्वायर है उसकी वैल्यू कुछ ये आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि CD जो है वो इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ये वाली जो इक्वेशन जो अभी आपने लिखी हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग देखें तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि हम आप देख सकते हैं कि CD जो है, ठीक है, इधर भी CD और अगर CD, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले CD की और इस वाले CD की जो वैल्यू है हमने ये इधर और इधर लिख के जो है हमने क्या किया, ये, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है आपका पूरा हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपकी ये जो दोनों इक्वेशन थी आपने ये सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, और इसके साथ आपने जो फर्स्ट सेकेंड आपकी इक्वेशन है ये जो आपकी AD और AC की वैल्यू है, ठीक है, ये भी आप पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी, ठीक है। तो आपकी जो AC और AD की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिखी, ठीक है। BC और B स्क्वायर तो आप BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर तो आप एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि कॉमन ले लिया है, K स्क्वायर जो है वो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। K स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया है। कॉमन आने की वजह से क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है, ठीक है। ये अपॉन में अगर आप देखें तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है, ये एक साइड हो गए और इस साइड क्या हो गया K स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये वाली वैल्यू वो इस साइड आ गई, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने की वजह से क्या आ गई वैल्यू, K स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो K है, ठीक है, तो √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी K की वैल्यू आ गई 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब आपको ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो AC है वो इक्वल आ जाएगा BC के, ठीक है। अब AC BC के इक्वल कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि AC जो है अपॉन में BC लिखा आपने, ठीक है, और आपकी K की वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। अगर हम BC को इस साइड ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AC इक्वल BC मल्टीप्लाई 1। तो आप ये देखेंगे कि AC इक्वल BC जो है वो आ गया, ठीक है। सो BC को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC ही आएगा। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन है उससे आप देखेंगे कि आपकी दोनों AC और BC साइड जो हैं, ये दोनों साइड ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई। तो आपका जो एंगल है वो भी प्रूव हो गया कि एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल आइसोलेस ट्राइंगल। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइड इक्वल होगी और अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और दो एंगल इक्वल होंगे तो ये आइसोलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ये है ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल भी इसीलिए अच्छे से समझाती हूँ कि अगर आपने एग्जाम्पल भी अच्छे से समझे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद से। और अगर आपने ये एग्जाम्पल्स भी स्किप किए तो इतना याद रखिए कि ये जो आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं और क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आगे चल के फ्यूचर में अगर एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ, तो कभी भी एग्जाम्पल्स को ना छोड़ें, ठीक है। इन्हें भी ज़रूर पढ़ें और रीड करें। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम इन्हें जो है आंसर्स के साथ शीट पे देख लेते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शीट पर आ जाते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ एंगल B इक्वल एंगल A आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इक्वल साइन A साइन Q, देन प्रूव दैट
एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने भी इस ऐसा ही एक एग्जांपल सॉल्व किया है, ठीक है। एग्जांपल ऐसा आपने सॉल्व किया है, इसमें आपको साइन बी जो है वो साइन क्यू के क्या दिया, इक्वल दिया है। उसके बाद आपको एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो देखने वाली बात क्या है कि साइन बी इक्वल साइन क्यू, ठीक है। आपको एंगल गिवन क्या है, आपको गिवन है कि साइन बी को साइन क्यू के आपको इक्वल जो है ये गिवन दे रखा है। उसके बाद प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आप प्रूव करेंगे लेट्स टेक टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारा साइन बी है, ठीक है, क्या है साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपोजिट टू बी अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही साइन क्यू में भी हम फार्मूला लिख लेंगे और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए सी है, ठीक है, वो हमारा क्या है साइड अपोजिट टू बी, ठीक है। और जो हमारा हाइपोटेनस है वो क्या है हमारा ए बी, क्या है ए बी, क्या है ए बी, ओके। उसके बाद आपको ऐसे ही यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा कि जो आपका साइन क्यू है, ठीक है, साइन क्यू, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो साइड अपोजिट टू क्यू, ठीक है, साइड अपोजिट टू क्यू, क्यू क्यू वो क्यू क्या है, पी आर है, क्या है, पी आर। उसके बाद हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि आपकी जो इक्वेशन है कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल दिया हुआ है। इस अकॉर्डिंग जो आपका ए सी अपॉन में ए बी और पी आर अपॉन में पी क्यू जो है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इन्हें क्या है, इन्हें आप लेट कर लेंगे, ठीक है, के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस एक्सचेंज जो है आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज किया है। यहाँ पे आपकी जो है ए सी अपॉन में पी आर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए सी अपॉन में ए बी था ना, तो यहाँ पे ए सी अपॉन में पी आर आ गया और यहाँ पे पी आर अपॉन में पी क्यू था, ये ए बी अपॉन में पी क्यू आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लेट कर लिया वैल्यू इनकी के, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सो ए सी इक्वल के, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ए सी की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। क्या करेंगे कि ए सी अपॉन में पी आर इक्वल के, ठीक है। अगर जैसे आपने ये लिखा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी कि ए सी इक्वल के पी आर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप जो हैं वो दोनों ही जो राइट ट्रायंगल हैं आपके, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यूज़ जो हैं वो इनकी पुट करेंगे। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे दोनों तरफ, आपने फार्मूला लिखा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ए बी का स्क्वायर है इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी आपका इस साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो रूट है स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, इधर जाके रूट बन जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे और ये भी जो है आपका क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि क्यू आर इक्वल रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बी सी इक्वल रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। नाउ अब आपको यहाँ क्या देखना है कि बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। अब आप इन दोनों को एक साथ जो है लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यूज़ कुछ ऐसी आएंगी, ठीक है। रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन में रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो आपने वैल्यूज़ निकाली थी मैंने दोबारा लिख दी है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी तो आप देखेंगे कि ये सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपकी जो यहाँ पे के है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर और के स्क्वायर जो है आ गया, ठीक है। आपने वैल्यूज़ पुट की, सबका स्क्वायर कर दिया इनका, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद जब वैल्यूज़ बाहर आई तो के स्क्वायर और के स्क्वायर हो गया, ठीक है। के स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे आप, के स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि के स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया और पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। और ये क्या है, अंडर रूट है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो है इसे बाहर लेके आएंगे, के जो है ये स्क्वायर में तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये के आ जाएगा बाहर,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने के लिख लिया और उसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम वैल्यू है और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब ये दोनों कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बचा, सिर्फ के बचा। ठीक है। सो बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल के। तो यहाँ पे आपका ये प्रूव हो गया कि बी सी क्यू आर जो है वो क्या है, बी सी अपॉन में क्यू आर वो के क्या है, इक्वल है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने ये दोनों लेट की थी और ये आपकी के आ गई। तो ये तीनों क्या हो गई, ये तीनों ही इक्वल यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इन द सेम रेशो। ठीक है। इनका रेशो सेम हो गया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्या हो गए, पी क्यू आर के सिमिलर हो गए और सिमिलर हो गए एस 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 सिमिलैरिटी से। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंस नहीं लिखा है, सिमिलैरिटी लिखा है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी का साइन है और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, सिमिलैरिटी का साइन ये होता है। ठीक है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों ट्राइंगल हर तरीके से एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे और साइज़ में भी शेप में भी। पर सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि वो दो चीज़ें जो हैं वो एक जैसी दिखेंगी, जैसे इनके तीनों एंगल्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है। लेकिन जो इनके साइड का साइज़ होगा वो अलग हो सकता है, मतलब इनकी जो साइज़ है वो अलग होंगे, शेप एक जैसी होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, पर इनका जो साइज़ है वो अलग हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों ट्राइंगल जो है वो एस रूल से क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। सो एंगल बी और एंगल क्यू, अब एंगल बी और एंगल क्यू जो हैं वो भी इक्वल प्रूव हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है। जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया ये। ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट करके इसे लिखवाया है, लेकिन आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। एक दो स्टेप थोड़े चेंज किए हैं, वो इसलिए क्योंकि इसी सॉल्यूशन को जब आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। या कोई आपको बताए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ये ना लगे कि वो अलग करवा रहे हैं क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला है इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे दो जो हैं वो पार्ट्स दिए हैं। तो पहला पार्ट जो है पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपको वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सबसे पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। नाउ टेन थीटा इक्वल 1 में कॉट थीटा। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, 1 में कॉट थीटा। तो यहाँ पे आप कॉट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इससे आपका टेन थीटा क्या आ गया, 8/7। ठीक है। चाहे तो आप सीधा कॉट थीटा से भी निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन मैंने टेन थीटा से इसलिए भी बताई है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे सॉल्व। ठीक है। सो टेन थीटा आपका 8/7 आ गया, ये जो आपको गिवन है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका 8 है, ठीक है, अगर हम टेन थीटा का फॉर्मूला देखें तो होता है साइन अपोजिट, ठीक है, एंगल थीटा जो आपको दिया है एंगल साइन एडजेसेंट एंगल थीटा। ठीक है। तो ये टेन थीटा का जो फॉर्मूला है आप ये लिखेंगे, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपोजिट और एडजेसेंट साइड की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जो कि आपकी बी सी और क्या है, ए बी है। ठीक है। तो बी सी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सी की वैल्यू और जो आपकी ए बी है इसकी वैल्यू जो है आपको गिवन है और थर्ड वैल्यू आप निकाल लेंगे। लेट बी सी इक्वल 8x, जो बी सी है उसे आप 8x मान लेंगे और ए बी को आप 7x मान लेंगे और इसके थ्रू क्या करेंगे, वी फाइंड ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो आपके पास हैं। वैल्यूज़ पुट की उसके बाद आप उनका स्क्वायर कर देंगे, 49x² प्लस 64x², और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 113x²। अब इसका जो रूट स्क्वायर है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट 113x²। ठीक है। तो जो x है वो स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंगल x, मगर 113 जो है इसका जो है कोई स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि नाउ वी नीड टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। ठीक है। तीनों साइड से हमें पता चल गई। तो साइन थीटा जो है हम क्या करेंगे, साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे,
ठीक है, साइड अपोजिट टू थीटा। आप देख सकते हैं कि आपने जो थीटा है वो ये है आपका, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो आपका बी सी है वो अपॉन में ए सी जो है वो साइन थीटा के अकॉर्डिंग जो है इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की तो आपका 8x अपॉन में रूट 113x, और यहाँ पे 7x अपॉन में रूट 113x। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में रूट 113, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में रूट 113। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि हेयर वी हैव टू इवैल्यूएट। अब हमें इवैल्यूएट क्या करना है, पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाली, फिर हमने साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। अब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे, तो इसमें हम क्या है, हम देखेंगे कि हमें गिवन है और इसका जो फॉर्मूला होता है यूजिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ए जो है वो 1 है और जो बी है वो है साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कुछ ये आएगी। अब 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, किसकी, साइन थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है, ये और कॉस थीटा स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें आप जब पुट करेंगे तो आप जो है इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका रूट 13 है, ठीक है, इसका स्क्वायर और रूट 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो स्क्वायर है उससे रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 8 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 49 हो जाएगा, और जो ये आपका 113 है ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसका एलसीएम लेके जो आप जो है ये 113 माइनस 64 अपॉन में 113। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है आपके 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। ठीक है, ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन में 64। तो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका जो ये गिवन था, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आपने निकाल ली। ओके, सो अब इसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे है गिवन कॉट थीटा इक्वल 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉट थीटा आपको गिवन है। ठीक है, इनकी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की। कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर कर देना और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक ट्राइंगल ए बी सी लेना है जिसमें सी जो है वो आपका राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल इन विच ए बी आपको दिया हुआ है और बी सी भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं। उसके बाद एंगल ए बी सी जो है वो आपको थीटा मान लेना है। क्या, एंगल ए बी सी जो है वो आपको थीटा मान लेना है। डिटरमाइन द वैल्यूज़, अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि आपको दिया गया है फाइंडिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आप पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे कि AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कैसे निकलती है वैल्यू, इसीलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ इसे। उसके बाद है स्टेप टू है साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, तो आप फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने के बाद आप देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो AC अपॉन में AB की वैल्यू और BC अपॉन में AB की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा आपका आ गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी वी हैव टू फाइंड आउट। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ आपने पुट की, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपने इनका जो है स्क्वायर किया, वो आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 841, और यहाँ भी 841। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको जो दिया था, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपको जो है वो
वैल्यूज़ पुट करनी है सीधा, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसेस है आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपने वैल्यूज़ पुट की, फिर इनका स्क्वायर कर देंगे आप। ठीक है, और आप देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का जो है इनको ले लेंगे ब्रैकेट में, प्लस सॉरी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ये होता है। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 21 + 20 हो गया। ठीक है, और उसके बाद a माइनस बी जो है वो 21 माइनस 20 हो गया। ठीक है, जो हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया, और उसके बाद 29 का स्क्वायर वैसे ही कर देंगे हम 29। तो आप देखेंगे कि 841 आ गया, और इन दोनों को जो है ऐड करने पे क्या आ गया आपका, वो आ गया आपका 41, और माइनस करने पे आ गया 1। तो 41 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा, और 841 जो है आपका वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कॉस जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 41 अपॉन में 841। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट है थोड़ी बड़ी थी और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। वो क्यों? क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड वो भी ऐसे ही आएंगे, थोड़े लेंदी आएंगे, तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।